हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल एबीसी कोचिंग यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, इस वीडियो में कक्षा 10वीं सामाजिक विज्ञान का मस्त वीवीआई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताने वाला हूं, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। साथ ही दोस्तों, इस वीडियो में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ साथ सोल्यूशन भी आपको दूंगा। तो दोस्तों, आप इसको हो सके तो अच्छे से रट लीजिए और अपने कॉपी में नोट कर लीजिएगा, क्योंकि मैं इतना श्योर हूं कि इस वीडियो में जितने भी क्वेश्चन मैं आपको बताने वाला हूं, बहुत सारे क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में टच होने वाला है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इस बार जो है बोर्ड की परीक्षा जो है कुछ अलग तरीके से हो रही है, बिल्कुल ही अलग तरीके से, क्योंकि जो है सब्जेक्टिव के लिए आपको 1.5 घंटे का समय दिया जाएगा, ऑब्जेक्टिव के लिए 1.5 घंटे का समय मिलने वाला है। यानी टोटल 3 घंटे का आपका समय रहेगा। फुल मार्क आपका ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव मिला के 80 अंक का जो है एग्जाम्स होगा और 20 अंक जो है इंटरनल असेसमेंट और प्रैक्टिकल एग्जाम्स का अंक के रूप में आप लोगों को दिया जाएगा। देखिए, सब्जेक्टिव में आपको जो है सिर्फ 40 मार्क्स का जो है ये क्वेश्चन आप लोगों को देखने को मिलने वाला है, जो कि 3 खंडों में जो है ये बांटा जाएगा। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, साथ में इसका सोल्यूशन भी बताते जाऊंगा। इसलिए दोस्तों, आप लोग जो है कॉपी लेकर बैठ जाइए और इसको नोट करते जाइएगा। ठीक है, देखिए, पहला क्वेश्चन यहाँ पे पूछा जा रहा है। यहाँ पे पहला क्वेश्चन आप देख रहे हैं कि यहाँ पे कह रहा है कि वोटों का क्या तात्पर्य है। देखिए, वोटों का क्या तात्पर्य है, या आपको क्वेश्चन ऐसा भी पूछा जा सकता है कि वोटों से आप क्या समझते हैं। तो इसका आंसर आपको इस प्रकार लिखना है कि वोटों निषेधाधिकार, इस अधिकार के सहारे एक ही सदस्य की असहमति किसी भी प्रस्ताव को खारिज करने का आधार बन जाती है। तो इस प्रकार से आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पे देख पा रहे हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि इंग्लैंड में सबसे पहले कारखाने कब खुले। तो इसका आंसर आपको देना है कि 1730 के दशक में जो है ये पहले जो है इंग्लैंड में कारखाने खुले थे। तो इस तरह से आपका आंसर दे देना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, तीसरा नंबर। यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि परंपरागत ऊर्जा और गैर परंपरागत ऊर्जा के 2 स्रोत लिखिए। तो दो स्रोत आपको लिखना है। परंपरागत ऊर्जा के जो स्रोत आपका है वो बता देना है और गैर परंपरागत ऊर्जा का स्रोत बता देना है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, यहाँ पे जिस प्रकार मैंने बताया है कि परंपरागत ऊर्जा तो जैसे हो जाएगा कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, ये आपके उदाहरण हो गए। इसमें सिर्फ 2 स्रोत कह रहे थे, मैंने 3 स्रोत यहाँ पे परंपरागत ऊर्जा के बताए हैं, तो 2 स्रोत आपको लिख देना है। और गैर परंपरागत ऊर्जा में आपका सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, ज्वारी ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा, इस तरीके से हो जाएगा। तो आपको जो है सिर्फ 2 ही बताना है। ठीक है, मैंने यहाँ पे 3 जो है उदाहरण आपको दिया है, तो आपको तीनों जो है याद कर लीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चौथा नंबर यहाँ पे कह रहा है कि भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना कब हुई और इसका मुख्य आस्था क्या था। तो इसका आंसर देना है कि 1925 ईस्वी में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना हुई थी। लोकतंत्र, गांधीवादी, धर्मनिरपेक्षता, समता, सामाजिक न्याय और संघवाद में आस्था था। ठीक है, इस प्रकार से आपको आंसर दे देना है। अगला क्वेश्चन 5वां नंबर है, जो कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए, ये क्वेश्चंस जो है, ये जो आप देख पा रहे हैं 5वां नंबर क्वेश्चन, लोकतंत्र की 2 विशेषताएं लिखिए। लोकतंत्र चैप्टर से और लोकतंत्र टॉपिक से जो है आपके बोर्ड एग्जाम में काफी ज्यादा क्वेश्चंस आपको देखने को मिलने वाला है। 5 नंबरिया में भी क्वेश्चन मिलेगा, 2 नंबरिया में भी मिलेगा और 3 नंबरिया में मिलेगा। इसलिए दोस्तों, लोकतंत्र वाला जो टॉपिक है, इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस आपको देखने को मिल रहा है उनको अच्छे से याद कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए इसका आंसर मैं आपको बता देता हूं कि इसका जो है 2 विशेषताएं पूछा जा रहा है। तो पहला विशेषता आपको लिखना है कि लोकतंत्र में अंतिम निर्णय लेने की शक्ति लोगों द्वारा चुने हुए प्रतिनिधियों के पास ही होनी चाहिए। दूसरा लिखना है कि लोकतंत्र निष्पक्ष और स्वतंत्र चुनावों पर आधारित होना चाहिए, ताकि सत्ता में बैठे लोगों के लिए जीत हार के समान अवसर हो। ठीक है, इस तरीके से 2 विशेषता आपको लिख देना है। चलिए अगला क्वेश्चन जो है 6ठा नंबर, जो यहाँ पे देख पा रहे हैं स्क्रीन पर, ये काफी इंपॉर्टेंट है। मैंने कल भी आपको जो है इस पर डिस्कस किया हूँ और इस पर जो है मैंने कल ही बताया था कि ये क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में 100% आएगा और मुद्रा से संबंधित आपके बोर्ड एग्जाम में आएगा ही। ठीक है, तो इसका देखिए क्वेश्चन यहाँ पे पूछा जा रहा है कि मुद्रा के प्रयोग के 2 तरीके या ढंग बताइए। तो यहाँ पे आपको इस प्रकार आंसर देना है, मुद्रा के प्रयोग के तरीके। तो पहला लिखना है कि मुद्रा का प्रयोग अनेक प्रकार की चीजों को खरीदने और बेचने में किया जाता है। दूसरा लिखना है कि मुद्रा का प्रयोग जो है विभिन्न प्रकार की सेवाएं प्राप्त करने में भी किया जा सकता है, जैसे कि डॉक्टर की सलाह लेने में, वकील से परामर्श लेने में आदि, यानी कि वकील से सलाह मशवरा लेने में। ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, 7वां नंबर यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जा रहा है
कि विश्व व्यापार संगठन यानी कि WTO के 2 कार्य लिखे। देखिए दोस्तों, विश्व व्यापार संगठन जो है वर्ल्ड, ये वाला जो क्वेश्चन आप देख रहे हैं 7वां नंबर, आप इसको अच्छे से रट लीजिए, ठीक है। चलिए इसका आंसर मैं बता देता हूं। देखिए इसका जो है 2 पॉइंट में आपको बताना है कि विश्व व्यापार संगठन के व्यापार समझौते को कार्यान्वित करना, और दूसरा लिखना है कि देशों के बीच व्यापार संबंधित बातचीत के मंच के रूप में कार्य करना। तो 2 पॉइंट आपका इस प्रकार से दर्शा देना है, ठीक है। यहाँ पे 2 कार्य कह रहा था तो 2 कार्य आपको बता देना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका लघु उत्तरीय है, जो कि आपका वेरी शॉर्ट टाइप के आंसर है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछा गया है 8वां नंबर, जो पहला क्वेश्चन जो है लघु उत्तरीय का है, आप देख पा रहे हैं यहाँ पे क्वेश्चन ये कहा जा रहा है कि युद्धोत्तर अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था को ब्रिटेन वुड्स व्यवस्था भी कहा जाता है, क्यों? तो इसका आंसर आपको लिख देना। देखिए इसी का जो है अथवा में मैंने यहाँ पे बताया है दूसरा क्वेश्चन, ब्रिटेन वुड्स समझौता का क्या अर्थ है। दोनों जो क्वेश्चंस है ये दोनों क्वेश्चंस एक है, सिमिलर है, ठीक है, यानी कि दोनों का जो कहने का अर्थ है वो एक ही है, सिर्फ भाषाएं रूप से जो है अलग अलग यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है। तो आंसर इसको इस प्रकार देना है, पहले आपको जो है ये इस प्रकार से आपको जो है इस तरह देना है उत्तर में, उद्योन्तर अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था में ब्रिटेन वुड्स व्यवस्था भी कहा जाता है, क्योंकि। तो पहले रूप में देना है कि द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात विश्व की विखंडित अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के उद्देश्य से 1944 ईस्वी में अमेरिका में ब्रिटेन वुड्स समझौता हुआ, और इस समझौते का उद्देश्य औद्योगिक विश्व में आर्थिक स्थिरता तथा पूर्ण रोजगार को बनाए रखना था, ठीक है। तो इस प्रकार से पहला पॉइंट हो गया। और दूसरा पॉइंट में आपको इस प्रकार दिखना है कि युद्ध के पूर्व तथा युद्ध के दौरान समस्त देशों के विदेशी व्यापार में घाटे से निपटने के लिए अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना की गई। इस प्रकार युद्धोत्तर पूर्ण निर्माण के लिए मुद्रा का इंतजाम करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक, उसके बाद आगे आपको लिखना है, का गठन किया गया। इसे सामान्य रूप से विश्व बैंक के नाम से जाना जाता है, ठीक है। इस प्रकार से आपका 2 पॉइंट हो गया। और तीसरा पॉइंट में आपको आंसर लिखना है कि इस प्रकार ब्रिटेन वुड्स समझौते के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष तथा विश्व बैंक के माध्यम से युद्धोत्तर आर्थिक व्यवस्था को सुधारने का प्रयास किया गया। तो देखिए दोस्तों, ये जो आपका है क्वेश्चन आंसर जिसका जो सोल्यूशन है वो कंप्लीट हो चुका है। देखिए अगला जो क्वेश्चन यहाँ पे पूछा जा रहा है, देखिए 9 नंबर जो क्वेश्चन है ये काफी इंपॉर्टेंट है। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन ये कह रहा है कि नए उपभोक्ता पैदा करने में विज्ञापन मदद करता है, कैसे? यानी कि नए उपभोक्ता को पैदा करने में विज्ञापन जो है किस तरीके से जो है एक मध्यस्थ का जो है रूप लेता है, कैसे मदद करता है, इसके बारे में आपको बताना है, कारण भी आपको बताना है। तो देखिए इसका आंसर इस प्रकार आपको बताना है कि नए उपभोक्ता पैदा करने का एक तरीका विज्ञापनों का ही है। जब नई चीज़ों बनती है या नई चीज़ों का जो है उत्पादन होता है तो लोगों को उन्हें खरीदने के लिए प्रेरित भी करना पड़ता है। लोगों को लगना चाहिए कि उन्हें उस उत्पाद की ज़रूरत है। जैसे कि हम जानते हैं कि विज्ञापन विभिन्न उत्पादों की ज़रूरी और वांछनीय बना देते हैं, वे लोगों की सोच बदल देते हैं और नई ज़रूरतें पैदा कर देते हैं। आज हम एक ऐसी दुनिया में हैं जहां चारों तरफ विज्ञापन छाए हुए हैं। अखबारों, पत्रकारों, हेडरिंग्स, दीवारों, टेलीविज़न के पर्दे पर सब कुछ विज्ञापन छापे हुए हैं। यानी देखे होंगे दोस्तों, आप YouTube में भी देखे होंगे, YouTube का आप वीडियो देखते हैं तो सबसे पहले एड आता है, वो क्या होता है कि विज्ञापन होता है, ठीक है। तो उसी प्रकार जो है किसी भी चीज़ों को अगर हमको खरीदवाना होता है, किसी भी व्यक्ति को बताना होता है, उसके पहले विज्ञापन के जरिए उसको समझाना होता है कि ये ऐसा चीज़ है, ये प्रोडक्ट है, ठीक है। तो आगे लिखना है आपको कि लेकिन अगर हम इतिहास में पीछे मुड़कर देखें तो पता चलता है कि औद्योगिकरण की शुरुआत से ही विज्ञापनों ने विभिन्न उत्पादों के बाजार को फैलने में और एक नई उपभोक्ता संस्कृति रचने में अपनी भूमिका निभाई है। उसके बाद आगे आपको पैराग्राफ चेंज करके लिखना है कि जब मैनचेस्टर के उद्योगपतियों ने भारत में कपड़ा बेचना शुरू किया तो वे कपड़े के बंडलों पर लेबल लगाते थे। लेबल का फायदा यह होता था कि खरीदारों को कंपनी का नाम व उत्पादन की जगह पता चल जाता था और केवल
ही चीज़ों की गुणवत्ता का प्रतीक भी था। जब किसी लेबल पर मोटे अक्षरों में मेड इन मैनचेस्टर लिखा दिखाई देता था तो खरीदारों को कपड़ा खरीदने में किसी तरह का डर नहीं लगता था। इस प्रकार स्पष्ट है कि विज्ञापन जो है नए उपभोक्ता पैदा करने में विज्ञापन काफी मदद करता है। इस प्रकार से आपको आंसर जो है लिख देना है। अगला क्वेश्चन आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पर कि यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जा रहा है 10वां नंबर की कृषि उत्पादन में वृद्धि सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा किए गए उपाय जो है सुझाएं। तो यहाँ पे कुछ उपाय बताने हैं कि सरकार के द्वारा कृषि उत्पादन में जो सुनिश्चित किए गए हैं उसका क्या उपाय जो है उसको आपको बताना है। तो आपको जो है इसका भी जो है पॉइंट बाय पॉइंट आपको बताना है। तो आंसर आपको इस प्रकार लिखना है कि कृषि उत्पादन में वृद्धि के लिए सरकार द्वारा निम्न उपाय किए गए हैं। पहला लिखना है कि जमींदारी प्रथा का उन्मूलन। उसके बाद डैश लिख के लिखना है कि किसानों के लिए जमींदारी तथा प्रथा एक बहुत बड़ा अभिशाप था, इसलिए सरकार ने इस भ्रष्ट जमींदारी प्रथा को समाप्त कर दिया है। इसके फलस्वरूप भूमिहीन काश्तकारों को जमीन के मालिकाना अधिकार दे दिए गए हैं। जमीन के न्याय संगत और समान वितरण को निश्चित बनाने के लिए जीत की अधिकतम सीमा भी निश्चित की गई है जो कोई काश्तकार अपने पास रख सकता है। तो इस प्रकार से पहला पॉइंट हो गया। और दूसरा पॉइंट में आपको लिख देना है कि खेतों की चकबंदी। ठीक है, खेतों की चकबंदी। खेतों की चकबंदी का मतलब हो गया कि जैसे पहरेदार नहीं होता उसी तरह से। तो आपको यहाँ पे इस प्रकार से लिख देना है दूसरा पॉइंट में खेतों की चकबंदी लिखना है कि इससे पहले अधिकतर किसानों के पास छोटे छोटे और बिखरे हुए खेत होते थे। ऐसी भूमि की जोत प्रायः आर्थिक रूप से अलाभकारी सिद्ध होती थी, इसलिए सरकार ने अधिकतम सोच विचार द्वारा इस प्रकार के छोटे और बिखरे हुए खेतों की चकबंदी की है और किसानों को कई प्रकार की अनावश्यक परेशानियों से बचाया है। तो अगला पॉइंट आपको इस प्रकार लिखना है कि प्रमुख सिंचाई परियोजना का निर्माण। तो अगला यहाँ पे लिख देना है कि किसानों को पर्याप्त सिंचाई सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए कई बड़ी और छोटी सिंचाई परियोजना शुरू की गई है। उसके बाद चौथा पॉइंट है कि खाद और उर्वरकों का प्रयोग का प्रोत्साहन। देखिए कई सारे किसान क्या करते हैं कि फसल ज़्यादा उपजाने के लिए क्या करते हैं, खाद और उर्वरकों का जो है अधिकतम मात्रा से जो है वो प्रयोग करते हैं। उसी को जो है पॉइंट में लिखना है कि सरकार ने कई कारखानों खाद और उर्वरकों का निर्माण के लिए खोले हैं ताकि भूमि की उपजाई शक्ति में जो है वृद्धि हो। अगला पॉइंट देना है कि खेती में आधुनिक उपकरणों का प्रयोग। देखिए इसको आपको इस प्रकार परिभाषित करना है कि खेती विशेषकर गेहूं की खेती में आधुनिक उपकरणों जैसे ट्रैक्टरों, हार्वेस्टरों, थर्मसरों आदि प्रयोग से भी खेती उत्पाद में काफ़ी वृद्धि हुई है। इन आधुनिक उपकरणों के प्रयोग से न केवल समय ही नहीं बची हुई है वरन चोरी चक्री आदि का भी जो है काफ़ी ज़्यादा बचा हुआ है। देखिए कई सारे क्या होते हैं कि ट्रैक्टर, हार्वेस्टरों और थ्रेसरों से जो है, या थ्रेसर जानते ही होंगे कि गेहूं का जो है पूरा जो है पृथ्वीकरण जो किया जाता है, ये पृथ्वीकरण जो होता है वो थ्रेसरों की मदद से होता है। यानी कि उसकी जो भूसा है उसे अलग उड़ा दिया जाता है और गेहूँ का जो है अलग जो है उसको कर दिया जाता है। यानी कि ये पृथ्वीकरण कर दिया जाता है, पूरी तरह से जो है छानन कर दिया जाता है। तो आगे आपको लिख देना है कि इन आधुनिक उपकरणों के प्रयोग से न केवल समय ही बचत हुई है वरन चोरी चक्री, आग आदि लगने या वर्षा से फसल खराब होने की संभावना में भी बहुत कम हुई है। ठीक इस प्रकार से आपको आंसर लिख देना है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चल। देखिए अगला क्वेश्चन आपका 11 नंबर है कि राजनीतिक दलों के सामने क्या चुनौतियां हैं। देखिए दोस्तों यह जो क्वेश्चन है मैंने पहले भी बताया था कि राजनीतिक चैप्टर से, राजनीतिक टॉपिक से इन एग्जाम में 100% बोर्ड एग्जाम में इस बार क्वेश्चन आने वाला है। इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा। तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि राजनीतिक दलों के सामने क्या चुनौतियां हैं। तो इसका आंसर आपको इस प्रकार देना है कि राजनीतिक दलों के सामने जो है निम्नलिखित चुनौतियां हैं। तो पहला लिखना है कि आंतरिक
तंत्र का अभाव, राजनीतिक दलों में प्रायः आंतरिक लोकतंत्र का अभाव होता है। इसका अभिप्राय यह है कि दल की संपूर्ण शक्ति उसके शीर्षस्थ नेताओं के हाथ में सिमट जाती है। शीर्षस्थ नेताओं द्वारा सामान्य कार्यकर्ता को अंधेरे में रखा जाता है तथा पार्टी के नाम पर सारे फैसले वे स्वयं लेते हैं। उन्हें असहमति रखने वाले व्यक्ति के पास पार्टी छोड़ने के अतिरिक्त कोई अन्य मार्ग नहीं होता है और सिद्धांतों के स्थान पर नेता ही महत्वपूर्ण हो जाते हैं। अगला पॉइंट आपको लिखना है कि वंशवाद की चुनौती। अधिकांश दलों में क्या होता है कि नेताओं द्वारा अपने परिवार के लोगों को आगे बढ़ाने की प्रवृत्ति होती है, जिसके परिणाम स्वरूप एक सामान्य कार्यकर्ता के नेता बनने के आसार खत्म हो जाते हैं और दूसरे इससे अनुभवहीन तथा बिना जानधार वाले लोग शीर्ष पद पर जो है पहुंच जाते हैं, यानी कि सत्ता के पद पर पहुंच जाते हैं और अपना शासन व्यवस्था संभालने लगते हैं। तो ऐसे में क्या होता है कि चुनौतियां काफ़ी बड़ी बढ़ जाती है। अगला पॉइंट में आपको देना है कि पैसा और बाहुबल का बढ़ावा प्रभाव। देखिए दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि पैसा और बाहुबल का बढ़ता प्रभाव में आप शॉर्टकट में लिख सकते हैं कि जब चुनाव होते हैं तो राजनीतिक पार्टियां क्या होता है कि चुनाव को खरीदने के लिए पैसे और बाहुबली का जो है प्रयोग करते हैं, यानी कि पैसे का प्रयोग करते हैं या मनमानी के रूप में करते हैं। तो इसका परिभाषा इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, या आप किताबी भाषा में लिखें तो ऐसे आप लिख सकते हैं कि राजनीतिक पार्टियों का मुख्य उद्देश्य चुनाव जीतना होता है, अतः इसके लिए वे पैसे और बाहुबल का प्रयोग से नहीं हिचकिचाते हैं और इसलिए पार्टी पर अमीर लोगों तथा अपराधी तत्वों का प्रभाव बढ़ने लगता है तथा पार्टी के सिद्धांत पृष्ठभूमि में चले जाते हैं और एक लोकतांत्रिक व्यवस्था में यह बहुत बड़ी चुनौती है। अगला पॉइंट में आपको लिखना है कि जाति एवं संप्रदाय का बाध्यता। ठीक है, तो इसका पॉइंट में आपसे परिभाषा देना है कि देखिए, जैसे चौथा पॉइंट लिखना है कि जाति एवं संप्रदाय की बाध्यता, तो इसका आंसर लिख देना है कि कई दलों किसी खास जाति या संप्रदाय का प्रभुत्व होता है। अपने सिद्धांतों को व्यापक जानधार तय ले जाने के लिए राजनीतिक दल इन तत्वों से छुटकारा पाने में चाहकर भी असमर्थ होते हैं। तो ये सभी जो है काफ़ी बड़ी चुनौतियां हैं राजनीतिक दलों में। तो इन सभी पॉइंटों को आप लोग अच्छे से याद कर लीजिए, हो सके तो इसको अच्छे से नोट कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन 12 नंबर कहता है कि लोकतंत्र अपने नागरिकों के बीच आय की असमानता को कम नहीं कर सकता है, इस कथन के तर्क दें। यानी इस कथन के बारे में आपको संक्षेप में बताना है कि क्या है आखिर। तो देखिए, तो इसका आंसर आपको इस प्रकार लिखना है कि यह ठीक है कि लोकतंत्र अपने नागरिकों के बीच की आर्थिक समानता को कम नहीं कर सकता है। लोकतंत्र में यद्यपि सभी नागरिकों को समान अधिकार तथा विकास के समान अवसर उपलब्ध होते हैं, परंतु व्यापार में वहां पर अमीर गरीब शिक्षित और शिक्षित लोगों में भी भारी अंतर पाया जाता है। भारत में एक और टाटा, बिरला, अंबानी, बंधु तथा एल.एन. मित्तल जैसे पूंजीपति हैं और दूसरी ओर करोड़ों लोग ऐसे हैं जिन्हें 2 वक्त की रोटी भी नसीब नहीं होती है। इस प्रकार अमेरिका जैसे देश के ऊपर के 20% लोग राष्ट्रीय आय का 50% भाग, जबकि नीचे के 20% लोगों के पास राष्ट्रीय आय का केवल 4% भाग है। लगभग यही स्थिति दक्षिण अफ्रीका, ब्राजील, रूस, ब्रिटेन, डेनमार्क, हंगरी आदि देशों में भी पाई जाती है। इस प्रकार हम यह कह सकते हैं कि लोकतंत्र आर्थिक असमानताओं को दूर करने में असफल होते हैं। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो चुका है। इसका सॉल्यूशन आप सटीक रूप से बताएं। तो मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे सबसे पहले ये बताइएगा कि आर्थिक असमानताओं का सबसे मुख्य उद्देश्य ये हो रहा है कि आर्थिक गतिविधियां असमान है। ठीक है, कहीं पे अमीर है तो कहीं गरीब है, किसी को जो है कहीं बहुत ज़्यादा वो पूंजीपति है तो किसी को जो है एक वक्त की रोटी भी नहीं नसीब होता। तो ऐसे में आप लोग जो है अंतर वाइज जो है आप लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आपका 13 नंबर देख रहे हैं। यहाँ पे क्वेश्चन यहाँ पे पूछा जा रहा है कि क्या कारण है कि बैंक कुछ कर्जदारों को कर्ज देने के लिए तैयार नहीं होते। देखिए दोस्तों, आपको मॉडल पेपर में भी ये क्वेश्चन पूछा गया था और ये क्वेश्चन जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आप हो इसको जो है अच्छे से याद कर लीजिए। VBI इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये मस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको अच्छे से रख लीजिएगा। ठीक है, ये 100% बोर्ड एग्जाम में आने वाला है। देखिए यहाँ पे जो इसका आंसर आपको देना है कि कई बार जो है बैंक कुछ कर्जदारों को कर्ज देने के लिए तैयार नहीं होते। इसके मुख्य
के कारण जो है नामांकित है। तो पहला लिखना है कि कुछ कर्जदार बैंकों को अपनी आय का प्रमाण पत्र देने में असमर्थ रहते हैं। दूसरा लिखना है कि कुछ लोग अपनी नौकरी के विषय में बैंकों को ब्यौरा उपलब्ध नहीं करा सकते। आगे आपको पॉइंट में लिख देना है कि कुछ लोग कर्जे के बदले में भूमि, पशु, संपत्ति आदि के रूप में ऋणधार उपलब्ध नहीं करा सकते। और चौथा पॉइंट लिख देना है कि कुछ लोग गारंटी देने वाले दो लोगों को नहीं ला सकते हैं, यानी कि गारंटर नहीं ला सकते हैं जो कर्ज ना देने पर उनका कर्ज चुकाने की गारंटी दे सके। तो इन सभी समस्याओं के सामने जो है कुछ जो है बैंक जो है कर्जदारों को जो है कर्ज देने से मना करती है। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन आप देख पा रहे हैं यहाँ पे, अगला क्वेश्चन 14 नंबर है। कहता है कि वैश्वीकरण का प्रभाव एक समान नहीं है, इस कथन को अपने शब्दों में व्याख्या करें। तो इसका आंसर लिख देना है कि उपभोक्ताओं, उत्पादों एवं श्रमिकों का वैश्वीकरण का प्रभाव समान नहीं है, इसके कुछ प्रभाव धनात्मक है तथा कुछ ऋणात्मक है। तो देखिए, कुछ प्रभाव आपका धनात्मक और कुछ प्रभाव का जो ऋणात्मक है, इसको अलग अलग तरीके से लिखना है। कोई पहले लिख देना है धनात्मक प्रभाव, उसके बाद लिखना है ऋणात्मक प्रभाव। ठीक है, चलिए इसका पॉइंट बाय पॉइंट मैं आपको बताता हूं। देखिए, जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा हुआ हूं, जैसे सबसे पहले आपको यहाँ पे बताना है धनात्मक प्रभाव। ठीक है, तो पहला लिख देना है कि शहरी क्षेत्रों में उपभोक्ताओं पर इसका प्रभाव लाभप्रद होता है। दूसरा लिख देना है कि कुशल एवं प्रशिक्षित श्रमिकों पर भी इसका प्रभाव धनात्मक होता है। तीसरा लिख देना है कि बहुराष्ट्रीय कंपनियों को कच्चे माल की आपूर्ति करने से स्थानीय कंपनियां समृद्ध हुई है। और चौथा लिख देना है कि सूचना प्रौद्योगिकी, डाटा एंट्री, लेखांकन, प्रशासनिक कार्य और इंजीनियरिंग सेवाएं इससे लाभान्वित हुई है। और इसके बाद दोस्तों आपको जो है ऋणात्मक प्रभाव बताना है कि इससे क्या क्या जो है थोड़ा सा हानि हुई है, ये भी आपको बता देना है। तो यहाँ पे आपको जो है ऋणात्मक प्रभाव में बताना है, पहला लिख देना है कि छोटे विनिर्माताओं पर इसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। दूसरा लिख देना है कि कई छोटी इकाइयां बंद हो गई है, जिससे वहां काम करने वाले बहुत से श्रमिक बेरोजगार हुए हैं। अगला लिख देना है तीसरा पॉइंट कि छोटे एवं कुटीर उद्योग धंधों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने के कारण ग्रामीण अर्थव्यवस्था बुरी तरह प्रभावित हुई है। इस प्रकार से आपको आंसर दे देना है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, आपका दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है, जो कि यहाँ पे पहला प्रश्न यहाँ पे पूछा जा रहा है 15 नंबर का, कि बताइए कि पूर्व आधुनिक विश्व में बीमारियों के वैश्विक प्रसार ने अमेरिकी भूभागों के उपनिवेशकरण में किस प्रकार मदद दी। तो इसका आंसर आपको देना है कि स्पेनिश विजेताओं के सबसे शक्तिशाली हथियारों में परंपरागत किस्म का सैनिक हथियार तो कोई था ही नहीं। यह हथियार तो चेचक जैसे कीटाणु थे जो स्पेनिश सैनिकों और अफसरों के साथ वहां जा पहुंचे थे। लाखों साल से दुनिया से अलग थलग रहने, यानी कि अलग अलग रहने के कारण अमेरिका के लोगों के शरीर में यूरोप से आने वाली इन बीमारियों से बचने की रोग प्रतिरोधी क्षमता नहीं थी। फलस्वरूप इस नए स्थान पर चेचक बहुत मारक साबित हुई, यानी कि बहुत बड़ा घातक साबित हुई। और इस एक बार जो है संक्रमण शुरू होने के बाद तो यह बीमारी पूरे महाद्वीप में फैल गई। जहां यूरोपीय लोग नहीं पहुंचे थे, वहां के लोग भी इसकी चपेट में आने लगे और इसने पूरे के पूरे समुदायों को खत्म कर डाला। इस प्रकार से आपका आंसर कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखें। अगला क्वेश्चन जो आपका 16 नंबर है, क्वेश्चन यहाँ पे पूछा जा रहा है कि लोकतंत्र की सफलता की किन्हीं 4 आवश्यक शर्तों का वर्णन करें। तो लोकतंत्र की जो सफलता है उसके बारे में आपको जो है 4 शर्तें बतानी है। तो आपका जो है इसका प्रकार आंसर हो जाएगा कि लोकतंत्र को शक्तिशाली एवं प्रभावी बनाने के लिए निम्नलिखित सुझाव दिए जा सकते हैं। पहला लिख देना है कि लोगों को वर्तमान शासकों को बदलने तथा अपनी पसंद की अभिव्यक्ति का पर्याप्त अवसर एवं विकल्प मिलना चाहिए। ये अवसर तथा विकल्प सभी लोगों के लिए उपलब्ध होने चाहिए। ठीक है, तो अगर दूसरा पॉइंट लिख देना है
कि सरकार का गठन ऐसा होना चाहिए जो संविधान के बुनियादी नियमों तथा नागरिकों अधिकारों को मानते हुए कार्य करे। तीसरा पॉइंट लिख देना है कि लोकतांत्रिक अधिकार सिर्फ वोट देने, संगठन बनाने तथा चुनाव लड़ने तक सीमित नहीं रहने चाहिए, बल्कि नागरिकों को कुछ सामाजिक तथा आर्थिक अधिकार भी मिलने चाहिए। और चौथा पॉइंट लिख देना है कि अल्पसंख्यक समूहों के हितों को पर्याप्त महत्व देने की आवश्यकता है। इस प्रकार से आपका आंसर कंप्लीट हो चुका है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए 17 नंबर, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है, जो कि मैंने बार बार भी बताया कि आप इस क्वेश्चन को अच्छे से याद कर लें, इसका सॉल्यूशन आप लोग अच्छे से कर लें कि जोखिम वाली परिस्थितियों में ऋण कर्जदार के लिए और समस्याएं खड़ी कर सकता है, स्पष्ट करें। तो चलिए इसका आंसर आपको इस प्रकार देना है। पहला पॉइंट में लिख देना है कि निसंदेह एक स्थिति में ऋण आय बढ़ाने में सहयोग करता है, जिससे व्यक्ति की स्थिति पहले से बेहतर हो जाती है। दूसरी स्थिति में जहां अधिक जोखिम होता है, ऋण कर्जदार के लिए और समस्याएं खड़ी कर सकता है। दूसरा पॉइंट लिख देना है कि उदाहरण के लिए एक व्यक्ति फसल उत्पादन के लिए ऋण लेता है, यदि किसी कारणवश जो है उसकी फसल मारी जाती है तो वह ऋण को वापस नहीं कर पाता है। ऐसे में जोखिम भरी परिस्थितियां उत्पन्न हो सकती है। तीसरा पॉइंट लिख देना है कि ऐसी स्थिति वह कर्ज चुकाने के लिए पुनः कर्ज लेता है अथवा अपनी जमीन बेचने के लिए विवश हो जाता है। चौथा पॉइंट लिख देना है कि इस प्रकार परिस्थिति के खतरे इस बात को तय करते हैं कि ऋण उपयोगी होगा या नहीं। इस प्रकार से आपको जो है 4 पॉइंट दर्शा देना है। ठीक है, चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन आपका 18 नंबर है, जिसमें कि यहाँ पे क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है कि सरकार द्वारा किसानों के हित में किए गए संस्थागत सुधार कार्यक्रमों की सूची बनाइए। तो इसका देखिए आंसर जो है इस प्रकार आपको पॉइंट बाय पॉइंट दर्शाना है। देखिए यहाँ पे पहला पॉइंट यहाँ पे इस प्रकार देना है कि सरकार द्वारा किसानों के लिए कई संस्थागत सुधार कार्यान्वित किए गए, हरित क्रांति, ऑपरेशन फ्लड जैसे कार्यक्रम। दूसरा पॉइंट लिख देना है कि छोटी जोतों की चकबंदी। तीसरा लिख देना है कि रेडियो और दूरदर्शनों द्वारा किसानों को नई तकनीकी सुविधाओं की जानकारी देना। और चौथा पॉइंट लिख देना है कि फसल बीमा, ग्रामीण बैंक योजना तथा जो है लघु स्तरीय सहकारी समितियों का गठन करके। ठीक है, और पांचवा पॉइंट आपको देना है कि फसलों के न्यूनतम निर्धारित मूल्यों की घोषणा करना। इस प्रकार से आपका आंसर जो है देना है, आपको इस प्रकार से आंसर देना है। और ये वाला जो क्वेश्चन है, ठीक है, जो 18 नंबर मैंने अभी क्वेश्चन जो सोल्यूशन आंसर बताया है सरकार द्वारा किसानों के हित वाला, ये वाला जो क्वेश्चन है आप इसको अच्छे से कंप्लीट कर लीजिएगा। सोल्यूशन इसका जो है मैं बता चुका हूँ, इसको अच्छे से नोट कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए इसका जो है लास्ट वाला क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूं। देखिए यहाँ पे 19 नंबर क्वेश्चन है कि भारत के दिए गए रेखा मानचित्र में प्रदर्शित खनिज उत्पादन केंद्र एवं तेल परिसंस्करण शाखाओं के नाम का मिलान करें। यानी कि तेल का जो ये उद्योगों का है इसका नाम बताना है। जैसे कि यहाँ पे दिया गया है प्रायद्वीप, नेरोला, अभ्रद क्षेत्र, हल्दिया, कोयला क्षेत्र और कोच्चि। तो ये देखिए यहाँ पे जो आप देख पा रहे हैं ये भारत का जो मानचित्र है, जहाँ पे 1 2 3 4 5 यहाँ पे जो आप देख पा रहे हैं, जैसे यहाँ पे 1 2 3 और 4 ये जो अंकित किया गया है, इस पर जो है आपको बताना है कि क्या होगा। तो देखिए यहाँ पे मैंने यहाँ पे आंसर लिखा हुआ हूँ। ठीक है, तो आपको यहाँ पे आंसर इस प्रकार देना है। पहला हो जाएगा कोयला क्षेत्र, यानी कि यह जो क्षेत्र है भारत का, ये जो पहला है वो कोयला क्षेत्र हो जाएगा। ठीक है, दूसरा जो हो जाएगा वो हल्दिया हो जाएगा, ये दूसरा वाला जो है हल्दिया हो जाएगा। तीसरा वाला जो है वो प्रायद्वीप हो जाएगा, ये वाला प्रायद्वीप हो जाएगा तीसरा वाला। और चौथा जो हो जाएगा वो हो जाएगा नरोला अभद्र क्षेत्र, ये वाला नरोला अभद्र क्षेत्र हो जाएगा। और पांचवा जो हो जाएगा वो कोच्चि हो जाएगा, ये वाला पांचवा जो हो जाएगा ये कोच्चि हो जाएगा। इस प्रकार से आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने बता दिया और आपका जो है सॉल्यूशन भी इसके साथ साथ बता दिया हूँ। तो हो सके तो आप इसको अच्छे से रट लीजिए, क्योंकि आपके बोर्ड एग्जाम्स के लिए ये जितने भी सॉल्यूशन मैंने आपको बताया है ये सभी जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो चलिए दोस्तों आगे भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं बताने वाला हूँ। तो दोस्तों आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। तो क्योंकि दोस्तों आपके बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड हर छोटी बड़ी अपडेट मैं आप लोगों को लगातार दे रहा हूं और आपकी बोर्ड एग्जाम की तैयारी बेहतर रूप से कराने के लिए जो है मैं काफी हेल्प आप लोगों का कर रहा हूं। तो दोस्तों इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।